नमस्कार, मनुदेलश्रेय क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आपकी 9th क्लास का जो अध्याय फर्स्ट है, राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें हमने एक परिचय देख लिया था राजस्थान का। आर्य और राजस्थान किस प्रकार से संबंधित हैं उसके बारे में, जनपदों का युग, फिर हमने देखा था राजस्थान का नामकरण, उसका यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। फिर हम पढ़ेंगे आज प्राचीन सभ्यताएं, राजस्थान में कौन कौन सी जो सभ्यताएं हैं किस प्रकार से डेवलप हुई उनके बारे में। तो देखते हैं राजस्थान और प्रस्तर युग। राजस्थान में आदि मानव का प्रादुर्भाव कब और कहाँ हुआ अथवा उसके क्या क्रियाकलाप थे, इससे संबंधित समसामयिकी लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं मिलता, परंतु प्राचीन प्रस्तर युग के अवशेष अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, जालोर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की नदियों अथवा उनकी जो सहायक नदियां हैं उनके किनारों से प्राप्त हुआ है। यदि हम राजस्थान में आदि मानव को देखें तो आदि मानव की जो हमें लिखित साक्ष्य हैं वो तो नहीं मिलते, लेकिन जो प्राचीन जो अवशेष हैं उसे ये प्राप्त होता है कि यहाँ राजस्थान में आदि मानव भी रहते थे। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, पाली, इन जगहों से। चित्तौड़ और इसके पूर्व की ओर देखें तो औजारों की उपलब्धि इतनी अधिक है कि ऐसा अनुमान किया गया है कि यह क्षेत्र इस काल के उपकरणों को बनाने का प्रमुख केंद्र रहा है। लूणी नदी के तटों में भी प्रारंभिक कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त हुआ है? चित्तौड़गढ़ और इसके पूर्व वाले स्थानों पर। राजस्थान में मानव विकास की दूसरी पीढ़ी मध्य पाषाण नवपाषाणिक युग है। आज से हजारों वर्ष पूर्व लगातार इस युग की संस्कृति विकसित होती रही। इस काल के उपकरणों की उपलब्धि पश्चिमी राजस्थान में लूणी तथा उसकी सहायक नदी की घाटियों व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़ जिले में बेड़च और उसकी सहायक नदी घाटियों में प्रचुर मात्रा में हुई थी। तो यहाँ पे यही विकसित हुई है। कहाँ पे विकसित हुई है? लूणी नदी की सहायक नदियों के, लूणी नदी तथा सहायक नदियाँ, बेड़च नदी है उसकी सहायक नदियों के मध्य ये फूली है नवी पाषाण युगी और मध्य पाषाण युगी सभ्यताएं। बागौर और तिलवड़ा के उत्खनन से नवीन पाषाणकालीन तकनीकी उन्नति पर अच्छा प्रकाश पड़ा है। इनके अतिरिक्त और कहाँ से मिली है, हमें प्राप्त हुआ है? तो अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, टोंक आदि स्थानों से भी नवीन पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये पूछा जाता है कि नव पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी और टोंक। नवीन पाषाणिक युग में कई हजार वर्ष गुजारने के पश्चात मनुष्य को धीरे धीरे धातुओं का ज्ञान हुआ। आज से लगभग 6000 वर्ष पहले धातुओं के युग को स्थापित किया जाता है, परंतु समयांतर में जब तांबा और पीतल, लोहा आदि का उसे ज्ञान हुआ तो उनका उपयोग उसने औजार बनाने के लिए भी कर लिया था। इस प्रकार धातु युग की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि कृषि और शिल्प आदि कार्यों का संपादन मानव के लिए अब अधिक सुगम हो गया था और धातु से बने उपकरणों से वह अपना कार्य अच्छी तरह से करने लग गया था। तो धातु के प्रयोग करना, जब उसने तांबा, लोहा, पीतल प्रयोग करना शुरू कर दिया तो कृषि के लिए भी उसे सुगमता आ गई थी। कोई जो शिल्प कार्य वो आराम से करने लग गया था जब उसको धातु का ज्ञान हो गया था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालीबंगा को। यह सभ्यता स्थल वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में जिसे हम दृशद्वती नदी कहते हैं के तट पर बसा हुआ था, जो 2400 ईसा पूर्व से लेकर 2250 ईसा पूर्व की संस्कृति की उपस्थिति के प्रमाण यहाँ पे मिले हैं। तो जो कालीबंगा है वो कहाँ पे है? सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में। ये जो आपकी बुक चलती है उसकी 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। कालीबंगा के मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले, नगर योजना के बारे में बताया गया है कि इसमें एक तो पूर्व टीला था और एक पश्चिमी टीला था। तो इनमें पूर्वी टीला नगर टीला था। ये देखो ये कालीबंगा है तो इसका ये तो पश्चिमी टीला हो गया, ये पूर्वी टीला हो गया। तो पूर्वी टीला क्या कहलाता था? जो पूर्वी टीला है वो कहलाता था नगर टीला और जो पश्चिमी टीला था वो एक दुर्ग टीले के रूप में था। तो दुर्ग टीला कौन सा था? तो दुर्ग टीला था पश्चिमी टीला, और ये जो पूर्वी है टीला था वो क्या था? नगर टीला था। तो ये 2 भागों में 2 टीलों में बटा हुआ था कालीबंगा। कौन सा? हनुमानगढ़ में जो है कालीबंगा वो 2 टीलों में विभाजित थी, पूर्व और पश्चिमी। पूर्व तो क्या कहलाता था? नगर टीला, और पश्चिमी क्या कहलाता था? दुर्ग टीला कहलाता था। ये आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी टीला दुर्ग टीले के रूप में दोनों टीलों के चारों ओर भी सुरक्षा प्राचीर थी, यानी कि जो टीले थे बने हुए थे इनके चारों ओर क्या हुई थी? सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन
हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन, तो ऐसा स्थल जहाँ पे तीनों साक्ष्य मिले हैं, पूर्व हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिले हैं और उत्तर हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिले हैं, तो वो कौन सी है? कालीबंगा है। पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले, तो जूते हुए खेत हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। वो कौन से काल के हैं? तो ये पूर्व हड़प्पा कालीन के हैं, जो संसार के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं। पत्थर के अभाव के कारण दीवारें कच्ची ईंटों से बनती थी और इन्हें मिट्टी से जोड़ा जाता था। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियां तथा कूड़ा डालने में मिट्टी के बर्तन नगर की सफाई की असाधारण व्यवस्था के अंग थे। तो यानी आपको कचरा पात्र थे वो क्या बने हुए थे? मिट्टी के बने हुए होते थे। वर्तमान में यहाँ घग्गर नदी बहती है, तो वर्तमान में क्या बहती है? घग्गर नदी बहती है, जो प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से जानी जाती है, जहाँ से धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ संभवतः धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि वो लकड़ी नहीं पकाते, किस पे पकाते थे? धूप में रख देते थे, नहीं धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग यहाँ पे मिलता है। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों और मोहरों पर जो लिपि अंकित की गई है वह सिंधव लिपि से मिलती जुलती है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सबको पता है कि सिंधु लिपि प्राप्त हुई उसे पढ़ा नहीं जा सका है। कालीबंगा से पानी के निकास के लिए पानी का निकास देखो किस प्रकार से करते थे कालीबंगा के लोग। वे ईंटों की नालियां बनी हुई थी, तो यानी लकड़ी और ईंटों की नालियां वो भी क्या थी? कच्ची ईंट थी, इन्हें धूप में सुखा के ये काम में लेते थे। ताम्र से बने करछी के कई औजार भी यहाँ की आर्थिक उन्नति के परिचायक हैं, यानी कि जो करछी है वो किससे करते थे? तांबे से बने औजारों की। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी की नगर योजना के अनुरूप दिखाई देती है। कालीबंगा के निवासियों की मर्द के प्रति श्रद्धा तथा धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली 3 समाधियाँ मिली हैं, कि जो मर्द व्यक्ति थे उनमें क्या करते थे? ये 3 समाधियाँ। देखो, दुर्भाग्यवश ऐसी समृद्ध सभ्यता का ह्रास हो गया जिसका कारण संभवतः सूखा, नदी मार्ग में परिवर्तन इत्यादि माना जाता है। तो कालीबंगा सभ्यता का क्या माना जाता है? कि क्या तो सूखा पड़ा होगा या नदी मार्ग ने परिवर्तन कर लिया, इस वजह से ये सभ्यता नष्ट हो गई। 3 समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। ताम्र के बने हुए करछी के औजार मिले हैं। यहाँ पे धूप में ईंटों को सुखाया जाता था। यहाँ पे हड़प्पाकालीन तीनों हड़प्पाकालीन की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट आती है आहड़ सभ्यता। वर्तमान उदयपुर जिले में स्थित आहड़ दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान सभ्यता का केंद्र था। तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान सभ्यता का केंद्र कौन था? तो वो आहड़ था। यह सभ्यता बनास नदी सभ्यता का प्रमुख भाग थी। ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध यह सभ्यता आयड़ नदी के किनारे मौजूद थी। तो आहड़ आयड़ नदी के किनारे यह ताम्रवती नगरी अथवा धूलकोट के नाम से प्रसिद्ध थी। तो क्या नाम? आहड़ को क्या बोलते थे? ताम्रवती नगरी भी बोलते थे और धूलकोट, ये दोनों नाम इम्पोर्टेंट हैं। यह सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व बसी हुई थी। विभिन्न उत्खनन के स्रोत से पता चलता है कि बसने से लेकर 18वीं सदी तक यहाँ कई बार बसी और उजड़ी। ऐसा लगता है कि आहड़ के आसपास तांबे के अनेक खाने होने से सतत रूप से इस स्थान के निवासी इस धातु के उपकरणों को बनाते रहे और उसे एक ताम्र युगीय कौशल केंद्र बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 500 मीटर लंबे धूलकोट के टीले से तांबे की कुल्हाड़ियाँ, लोहे के औजार, बांस के टुकड़े, हड्डियाँ आदि सामग्री प्राप्त हुई है। अनुमानित है कि मकानों की योजना में आंगन या गली या खुला स्थान रखने की व्यवस्था थी। या तो आंगन रखते थे, गली और खुला स्थान रखते थे। एक मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हों का होना आहड़ में व्रत परिवार या सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो क्या मिला है? एक बहुत बड़ा 4-6 चूल्हे हैं, एक साथ बने हुए हैं, इसलिए क्या करता है कि ये परिवार क्या रहते थे? संयुक्त रूप से करते थे या फिर सामूहिक भोजन करते थे। आहड़ से खुदाई से प्राप्त बर्तनों तथा उनके खंडित टुकड़ों से हमें उस युग से मिट्टी के बर्तनों बनाने की कला का अच्छा परिचय प्राप्त होता है। यहाँ तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी मुद्राएं भी मिली है। तो यहाँ से क्या मिली है? यूनानी मुद्राएं मिली हैं। 4 से 6 बड़े चूल्हे मिले हैं। इसे इतना तो स्पष्ट है कि उस युग में राजस्थान का व्यापार विदेशी व्यापारों से था। तो ऐसा प्रमाण कहाँ से मिलता है? क्योंकि जो हमारी यूनानी मुद्राएं हैं वो मिली हैं। इस वजह से हम लगा सकते हैं कि जो आहड़ के लोग थे, यानी राजस्थान के जो लोग थे, वो विदेशों से व्यापार भी करते थे। इस बनास सभ्यता की व्यापकता एवं विस्तार कहाँ तक था? तो गिलुंड
बागोर तथा अन्य आसपास के स्थानों से यहाँ के प्रमाण मिलते हैं। इनका संपर्क नवदा टोली, हड़प्पा, नागदा, एरन, कायथा आदि भागों से प्राचीन सभ्यताओं से था, जो यहाँ से प्राप्त काले व लाल मिट्टी के बर्तनों के आकार, उत्पादन व कौशल की क्षमता से निर्दिष्ट होता है। तो ये जो बर्तन प्राप्त हुए हैं मिट्टी के, लाल और काली मिट्टी के, वो ये प्राप्त प्रमाण देते हैं कि ये किसे नवदा टोली, हड़प्पा, नागदा, एरन, कायथा आदि से भी मिलते। इनका क्या था, व्यापार था। बेराट देखो, नेक्स्ट सभ्यता कौन सी आती है, आर्य सभ्यता पढ़ ली, कालीबंगा पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे बेराट सभ्यता। तो वर्तमान जयपुर जिले में स्थित बेराट का महाभारतकालीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर से समरीकरण किया जाता है। यहाँ की पुरातात्विक पहाड़ियों के रूप में बिजक डूंगरी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी, ये बहुत बार पूछा जाता है, बिजक डूंगरी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी इत्यादि विख्यात है। यहाँ की बिजक डूंगरी से कैप्टन बर्ट ने अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा था। तो कहाँ से खोजा था कैप्टन बर्ट ने अशोक का भाब्रू शिलालेख, तो बिजक डूंगरी से। इनके अतिरिक्त यहाँ से बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर, जो गोल मंदिर है, बौद्ध मंदिर कैसा है, गोल मंदिर है, और अशोक स्तंभ के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। ये सभी अवशेष मौर्य युगीन है। ऐसा माना जाता है कि हूण आक्रांता मिहिर कुल ने बेराट का विध्वंस कर दिया था। चीनी यात्री युआन जुआंग ने भी अपनी यात्रा वर्तमान में बेराट का उल्लेख किया है। तो बेराट सभ्यता है। सभ्यता के अन्य प्रमुख केंद्र देखे राजस्थान में कहाँ कहाँ थे, तो पाषाणकालीन सभ्यता के केंद्र बागोर से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। तो बागोर है, बागोर से हमें क्या प्राप्त हुआ है, भारत में सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता के दो वृहद समूह सरस्वती व बनास नदी के कांठे में पनपे थे, जिनका वर्णन ऊपर के पृष्ठों में किया गया है। इसी प्रकार राजस्थान में अन्य कई महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं जो इस युग के वैभव की दुहाई दे रहे हैं। गणेश्वर, खेतड़ी, दरीबा, ओजियाना, कुरड़ा आदि से प्राप्त ताम्र और ताम्र उपकरणों का उपयोग अधिकांश राजस्थान के अतिरिक्त हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ क्या है, ये सभी क्या है, सभ्यताएं हैं। रोपड़ सबसे पहले खोजी गई थी राजस्थान। अगर इंडिया में देखें, इंडिया में आ जाए कि सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था, तो रोपड़ था। सुनारी, इसवाल, राजस्थान के, इंडिया की बात है इसमें, है ना। सुनारी, इसवाल, जोधपुरा, रेड आदि स्थलों से लोह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लोह युगीन सभ्यता के कहाँ पे हैं, सुनारी, इसवाल, जोधपुरा और रेड से। अतः सरस्वती, द्रस्वती, बनास, बेड़च, आड़, लूणी आदि नदियों की उपत्यकाओं में दबी पड़ी कालीबंगा, आहड़, बागोर, गिलुंड, गणेश्वर आदि बस्तियों से मिली प्राचीन वस्तुओं से यह एक विस्तृत और व्यापक संस्कृति का पता लगा। ये सभ्यताएं न केवल स्थानीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती हैं, अपितु चित्रकला, भांड शिल्प तथा धातु संबंधी तकनीकी कौशल में पश्चिमी एशिया, इराक, अफ्रीका आदि देशों की प्राचीन सभ्यताओं से संपर्क में हमें बताती हैं। अब हम देखते हैं, ये तो सभ्यताओं के बारे में हो गया। नेक्स्ट आता है पूर्व मध्यकालीन राजस्थान। पूर्व मध्यकाल में क्या था, इस काल की संपूर्ण महत्वपूर्ण घटना युद्ध प्रिय राजपूत जाति का उदय एवं राजस्थान में राजपूत राज्यों की स्थापना है। तो इसमें आपका कुछ चीज़ें पढ़ी हुई भी आएंगी, जैसे ये सभ्यताएं आई तब आपके को समझ में आया। फिर अब जब राजपूत जाति का उदय और राजपूत जो राजस्थान में किस प्रकार से इनकी स्थापना हुई उनके बारे में। गुप्तों के पतन के बाद केंद्र शक्ति का अभाव उत्तरी भारत में एक प्रकार से अव्यवस्था का कारण बन गया था। राजस्थान की गणतंत्र जातियों ने उत्तर गुप्तों की कमजोरियों का लाभ उठाकर स्वयं को स्वतंत्र कर दिया था। तो कौन सी जातियाँ, जो गणतंत्र जातियाँ थी, उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, स्वतंत्र कर लिया था। यह वह समय था जब भारत पर हूण आक्रमण हो रहे थे। हूण नेता मुहिर कुल ने अपने भयंकर आक्रमण से राजस्थान को बड़ी क्षति पहुंचाई थी और बिखरी हुई गणतंत्रीय व्यवस्था को उसने क्या कर दिया था, जर्जर कर दिया था। तो मुहिर कुल के आक्रमण से ये सभी क्या हो गए थे, प्रभावित हुए थे। परंतु मालवा के यशोवर्मन ने हूणों को लगभग 532 ईस्वी में पूर्व में परास्त करने में सफलता प्राप्त की थी। राजस्थान में यशोवर्मन के अधिकारी, जो राजस्थानी कहलाते थे, अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने की चेष्टा कर रहे थे। किसी भी केंद्रीय शक्ति का न होना इनकी प्रवृत्ति के लिए सहायक बन गया और लगभग इसी समय उत्तरी भारत में हर्षवर्धन का उदय हो गया था। तो देखो उत्तरी भारत में किसका हो रहा है, एक महान शासक हर्षवर्धन का यहाँ पे उदय हो रहा है। उसके तत्वाधान से राजस्थान में व्यवस्था एवं शांति की लहर आई, परंतु जो बिखरी हुई अवस्था यहाँ पैदा हो गई थी वह कभी भी सुधर नहीं सकी।
इन राजनीतिक उथल पुथल के संदर्भ में यहाँ के समाज में एक परिवर्तन दिखाई देता है। राजस्थान में दूसरी सदी ईसा पूर्व से छठी सदी तक विदेशी जातियाँ आती जाती रही और यहाँ के स्थानीय समूह इनका मुकाबला करते रहे, परंतु कालांतर में इन विदेशी आक्रमणकारियों की पराजय हुई। इनमें से कई मारे गए और कई यहीं बस गए। जो शक या हूण यहाँ बचे रह गए, उनका यहाँ की सत्रोपजीवी जातियों के साथ निकट संपर्क स्थापित हो गया और अंततोगत्वा छठी शताब्दी तक स्थानीय और विदेशी योद्धाओं का भेद जाता रहा। ये एक दूसरे में मिल गए, कोई विदेशी नहीं रहा राजस्थान में। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कथन आता है। तो राजपूताना के इतिहास के संदर्भ में राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन बड़ा महत्व है। राजपूतों का विशुद्ध जाति से उत्पन्न होने का मतलब है मत को बल देने के लिए उनको अग्निवंशीय बताया गया है। इस मत का सूत्रपात चंद्रवरदाई के प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में चंद्रवरदाई ने क्या बताया है कि ये राजपूत हैं, इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निवंश से हुई है। उसके अनुसार राजपूतों के 4 वंश प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, ये चारों क्या हुए हैं? ऋषि वशिष्ठ के युग यज्ञ कुंड से क्या हुआ है? इनका उत्पन्न हुए हैं। इस कथानक का प्रचार 16वीं से 18वीं सदी तक भाटों द्वारा खूब होता है। यानी भाटों ने क्या किया था? इस 16 से लेकर देखो 18वीं सदी तक भाटों ने इसका प्रचार किया था। मनोत नैणसी और सूर्यमल मिश्र ने इस आधार को लेकर उसको और बढ़ावे के साथ लिखा। तो इन्होंने समर्थन किसने किया था? मनोत नैणसी और सूर्यमल मिश्र ने। परंतु वास्तव में अग्निवंशीय सिद्धांत पर विश्वास करना उचित नहीं था, क्योंकि संपूर्ण कथानक बनावटी और क्या है? अव्यवहारिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रवरदाई ऋषि वशिष्ठ के द्वारा अग्नि से इन वंशों की उत्पत्ति से यह अभिव्यक्त करता है कि जब विदेशी सत्ता से संघर्ष करने की आवश्यकता हुई तो इन 4 वंशों के राजपूतों ने शत्रुओं से मुकाबला हेतु स्वयं को सजग कर लिया। गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, सीसी वेद, दशरथ शर्मा, ईश्वरी प्रसाद इत्यादि कलाकारों ने इस मत को क्या बताया? निराधार बताया। तो इसका मत का समर्थन करने वाले तो 2 व्यक्ति थे और इस मत का विरोध करने वाले कौन थे? एक तो गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, एक सीवी वेद है, एक दशरथ शर्मा, एक ईश्वरी प्रसाद। इनके नाम याद रखने हैं। गौरीशंकर, हीराचंद ओझा राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताते हैं और उनके मत की पुष्टि के लिए इन्होंने कई शिलालेखों और साहित्य ग्रंथों के प्रमाण दिए, जिनके आधार पर उनकी मान्यता है कि राजपूत प्राचीन क्षेत्रीय वंश थे। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित यही मत सर्वाधिक लोकप्रिय रहा जो गौरीशंकर, हीराचंद ओझा ने दिया था। राजपूताना के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को शक और सीथियन बताया। तो क्या शक और सीथियन किसने बताया? कर्नल जेम्स टोड ने बताया है। इसके प्रमाण में उनके बहुत से प्रचलित रीति रिवाजों जो शक जाति के रीति रिवाजों से समानता रखते थे उल्लेख किया है। ऐसे रिवाजों में सूर्य पूजा, सती प्रथा प्रचलन, अश्वमेध यज्ञ करवाना, मद्यपान करना, शस्त्रों और घोड़ों की पूजा इत्यादि। तो ये मानते हैं कि जो शक जो काम करते थे, शक क्या काम करते थे? सूर्य पूजा करते थे, तो ये राजपूत भी करते थे। सती प्रथा प्रचलन थी, अश्वमेध यज्ञ भी करवाते थे, शक मद्यपान करते थे, शस्त्र होते हैं यानी तलवार की पूजा और घोड़ों की पूजा करते थे ये राजपूत। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने इनको देखा ये सब करते हुए और इन्होंने शक को भी देखा था। तो इन्होंने कहा क्या कहा कि ये शकों के से ही यानी सीथियन बताए राजपूतों को। टोड की पुस्तक को संपादक विलियम क्रूक ने भी इसी मत का समर्थन किया है। तो टोड की पुस्तक के संपादक कौन थे? विलियम क्रूक। तो ये टोड की पुस्तक का अगर संपादक हैं तो ये विलियम क्रूक की बात मानेंगे। परंतु इस विदेशी वंश की मत का गौरीशंकर, हीराचंद ओझा ने खंडन किया। ओझा का कहना है कि राजपूत तथा विदेशियों के रस्मों रिवाजों में जो समानता कर्नल टोड ने बताई है वह समानता विदेशियों से राजपूतों ने प्राप्त नहीं की, वर्ण की उनकी सहायता वैदिक तथा पौराणिक समाज और संस्कृति से की जा सकती है। अतः उनका कहना है कि शक, कुषाण तथा हूणों ने जिन जिन रस्मों रिवाजों और परंपराओं का उल्लेख समानता बताने के लिए जेम्स टोड ने किया वे भारतवर्ष में अतीत काल से प्रचलित हैं। तो ओझा ने क्या कर दिया? रोंग कर दिया कर्नल जेम्स टोड को कि जो ये राजपूत करते आ रहे हैं वो तो हमें वैदिक काल से उससे भी पूर्व काम चल रहा है, तो ये बात गलत है कर्नल जेम्स टोड की। तो ओझा ने ये कहा वे भारतवर्ष में अतीत काल से प्रचलित थी, उनका संबंध इन विदेशी जातियों से जोड़ना निराधार है। अब डॉक्टर भंडारकर क्या कहते हैं? डॉक्टर D.R. भंडारकर ने राजपूतों को गुर्जर मानकर उनका संबंध श्वेत हूणों के स्थापित करके विदेशी वंशीय उत्पत्ति को और बल देते हैं। इनकी पुष्टि में वो बताते हैं, ठीक है, भंडारकर ने बताया कि वह श्वेत हूणों के स्थापित या विदेशी वंशीय बताया। तो किस प्रकार से बताया? पुष्टि कैसे करते हैं?
भंडारकर की इसकी पुष्टि में बताते हैं कि पुराणों में गुर्जर और हूणों का वर्णन विदेशियों के संदर्भ में मिलता है कि गुर्जर और हूण क्या थे, विदेशी थे। इसी प्रकार उनका कहना है कि अग्निवंशीय प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान भी गुर्जर थे। अग्निवंशीय जो प्रतिहार है, जो परमार है और जो चालुक्य है और चौहान है, वो सभी क्या हैं, गुर्जर है। क्योंकि राजौर अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। इसके अतिरिक्त भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर कुछ राजपूत वंशों को ब्राह्मणों से उत्पन्न माना है। वे चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण मानते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कौन मानता है, और गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से ये मानते हैं। डॉक्टर ओजाए वेद ने भंडारकर की मान्यता को अस्वीकृत कर दिया। भंडारकर ने ये बताया तो ये सब डॉक्टर ओजार वेद ने क्या कर दिया, इसको अस्वीकृत कर दिया था। वरन उनका प्रदेश विशेष गुजरात पर अधिकार होने के कारण था। जहाँ तक राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति का प्रश्न है, वह भी निराधार है, क्योंकि इस मत के समर्थन में अनेक साक्ष्य कतिपय शब्दों का प्रयोग राजपूतों के साथ होने के मात्र से ही है। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में उपयुक्त मतों में तक नहीं है। फिर भी डॉक्टर ओझा के मत को सामान्यतः मान्यता मिली हुई है और निसंदेह राजपूतों को भारतीय मानना उचित है। पूर्व मध्यकाल में विभिन्न राजपूत राजवंशों का उदय हुआ। अब देखो राजपूत राजवंश आएंगे तो इसके बारे में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। प्रारंभिक राजपूत कुलों में जिन्होंने राजस्थान में देखो क्या किया है, अपने अपने राज्य स्थापित किए थे। उन्हें मेवाड़ के गुहिल, मारवाड़ के गुर्जर प्रतिवार राठौड़ हैं, सांबर के चौहान हैं, आबू के परमार हैं, आमेर के कछवा हैं, जैसलमेर के भाटी हैं आदि ये प्रमुख हैं। तो मेवाड़ के गुहिल, इस वंश का आदि पुरुष कौन है, गुहिल था। इस कारण इस वंश के राजपूत जहाँ जहाँ जाकर बसे उन्होंने स्वयं को गुहिल वंशीय कहा है। तो सबसे पहले आदि पुरुष कौन था, गुहिल था, इसलिए ये गुहिल वंशी कहलाए। गौरीशंकर हीराचंद ओझा गुहिलों को विशुद्ध सूर्यवंशी मानते हैं, जबकि D.R. भंडारकर के अनुसार मेवाड़ के राजा ब्राह्मण थे। तो दो मत हैं, ओझा के और भंडारकर के। ओझा ने क्या कहा है, सूर्यवंशी बताया गुहिलों को, जबकि भंडारकर ने क्या बताया है, ब्राह्मण बताया है। गुहिल के बाद मान्य प्राप्त शासकों में बापा का नाम उल्लेखनीय है, जो मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। डॉक्टर ओझा के अनुसार बापा इसका नाम न होकर कालभोज की उपाधि थी। बापा इसका नाम न होकर कालभोज क्या थी, इसकी उपाधि थी। बापा एक सोने का सिक्का भी मिला है जो 115 ग्रेन का था। तो बापा का एक सोने का सिक्का मिला है जो कितने ग्रेन का है, 115 ग्रेन का है। अल्लट, जिसे ख्यातों में आलू रावल कहा गया है, ख्यातों में क्या कहा गया है, इसे आलू रावल, अल्लट को 10वीं सदी के लगभग मेवाड़ का शासक बना। उसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था तथा उसके समय में आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। तो हरिया देवी के साथ में विवाह किसने किया था, अल्लट ने किया था। आहड़ से पूर्व गुहिल वंश की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र नागता रहा था। गुहिलों ने 13वीं सदी के आरंभिक काल तक मेवाड़ में कई उथल पुथल के बावजूद भी अपने कुल परंपरागत राज्य को बनाए रखा था। मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार, तो प्रतिहारों के द्वारा अपने राज्य की स्थापना सर्वप्रथम राजस्थान में ही की गई थी। तो प्रतिहारों ने सबसे पहले अपने राज्य की स्थापना कहाँ की थी, राजस्थान में। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जोधपुर के शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ से लगभग 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था। चूँकि उस समय राजस्थान का यह भाग गुर्जरातरा कहलाता था, इसलिए चीनी यात्री युआन चुआंग ने गुर्जर राज्य की राजधानी का नाम पिलो मोलो यानी भीलमाल या बाड़मेर बताया है। मोहम्मद नैन्सी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिसमें मंडोर के प्रतिहार प्रमुख थे। इस शाखा के प्रतिहारों का हरिश्चंद्र बड़ा प्रतापी शासक था, जिसका समय 6वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। लगभग 600 वर्षों के अपने काल में मंडोर के प्रतिहारों ने सांस्कृतिक परंपरा को निभाकर अपने उदात्त स्वतंत्रता, प्रेम और शौर्य से उज्ज्वल कीर्ति को अर्जित किया। जालोर, उज्जैन, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट से आरंभ होती है और इस वंश का प्रवर्तक भी था ये। उसी ग्वालियर परिस्थिति में मलेच्छों का नाशक कहा गया है। तो मलेच्छों का नाशक किसमें कहा गया है, ग्वालियर परिस्थिति में कहा गया है। इस वंश में भोज और महेंद्र पाल को प्रतापी शासक में गिना जाता है। अब आते हैं आबू के परमार।
परमार शब्द का अर्थ है शत्रु को मारने वाला। प्रारंभ में परमार आबू के आसपास के प्रदेशों में रहते थे, परंतु प्रत्यारों की शक्ति के ह्रास के साथ ही परमारों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ता चला गया और धीरे धीरे इन्होंने मारवाड़, सिंध, गुजरात, वागड़, मालवा आदि स्थानों में अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। आबू के परमारों का कुल पुरुष कौन थे? धूमराज थे, परंतु परमारों की वंशावली उत्पलराज कौन थे? धूमराज थे कुल पुरुष। तो अगर कुल पुरुष पूछा जाए आबू के परमारों के कुल पुरुष कौन थे? धूमराज थे, परंतु परमारों की वंशावली उत्पल राज से आरंभ होती है। परमार शासक धंधुक के समय गुजरात के भीमदेव ने आबू को क्या किया था? आबू को जीतकर वहाँ विमल शाह को क्या किया था? दंडपति नियुक्त किया था। तो विमल शाह को भीमदेव ने आबू को जीतकर यहाँ पे विमल शाह को दंडपति नियुक्त किया था। विमल शाह ने आबू में 1031 में आदिनाथ का भव्य मंदिर बनाया था। तो विमल शाह ने क्या बनाया था आबू में? 1031 में आदिनाथ का भव्य मंदिर। तो आदिनाथ का भव्य मंदिर किसने बनाया था? विमल शाह ने बनाया था। धारावर्ष आबू के परमारों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो कौन था? धारावर्ष। धारावर्ष का काल विद्या की उन्नति और अन्य जनोपयोगी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। इसका छोटा भाई था प्रहलादन देव और वीर और विद्वान था। उसने प्राथ पराक्रम व्यायोग नामक नाटक लिखकर तथा अपने नाम से प्रहलादनपुर यानी पालनपुर नामक नगर बसाकर परमारों के साहित्य और सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाया था। इसका नाटक का नाम याद रखना है, प्राथ पराक्रम और व्यायोग। धारावर्ष के पुत्र सोम सिंह के समय में जो गुजरात के सोलंकी राजा भीम सिंह द्वितीय का सामंत था, वस्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लूणवशाही नामक नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। मालवा के भोज परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाकर अपनी कला के प्रति रुचि को व्यक्त किया। वागड़, ये मंदिरों के नाम है, ये मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें देख लेना। वागड़ के परमारों ने बांसवाड़ा के पास अर्थुना नगर बसाकर और अनेक मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी शिल्प कला के प्रति निष्ठा का परिचय दिया था। नेक्स्ट आते हैं सांबर के चौहान। चौहानों के मूल स्थान के संबंध में मान्यता है कि वे सपादलक्ष एवं जांगर प्रदेश के आसपास रहते थे। उनकी राजधानी अहित छत्रपुर नागौर थी। सपादलक्ष के चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव था, जिसका समय 551 ईस्वी के लगभग माना गया है। बिजोलिया प्रशस्ति से वासुदेव को सांबर झील का निर्माता माना गया है। इस प्रशस्ति में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। प्रारंभ में चौहान प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम जिसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुवक प्रथम ने करवाया था। स्वतंत्र शासक के रूप में उभरा इस वंश के चंदन राज की पत्नी रुद्राणी योगिक क्रिया में निपुण थी। ऐसा माना जाता है कि वह पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करती थी। तो चंद्रराज की क्या नाम था? पत्नी का नाम क्या था? रुद्राणी। 1113 में अजयराज चौहान ने अजमेर नगर की स्थापना की। उसके पुत्र अर्णोराज, जिसे आनाजी कहते हैं, ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाकर जनोपयोगी कार्यों में भूमिका अदा की थी। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ का काल सपादलक्ष का स्वर्णयुग कहलाता है। उसे विशलदेव और कवि बांधव भी कहा जाता है। तो विग्रहराज चतुर्थ को क्या कहा जाता है? विशलदेव और कवि बांधव भी कहा जाता है। उसने हरिकेली नाटक और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक रचना की थी। तो ये पूछा क्वेश्चन है कि ललित विग्रहराज किसने लिखी थी? तो सोमदेव ने लिखी थी। और ये कौन था? ये उसका दरबारी विद्वान था। विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया, जिस पर आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। विग्रहराज चतुर्थ एक विजेता था। उसने तोमरों को पराजित कर दिल्ली को जीता। तोमरों को पराजित किया था विग्रहराज चतुर्थ ने। इसी वंशक्रम में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने राजस्थान और उत्तरी भारत की राजनीति में अपनी विजयों में एक विशिष्ट स्थान बना लिया था। 1191 में उसने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को परास्त कर वीरता का समुचित परिचय दिया था। परंतु 1192 में क्या हुआ? तराइन के दूसरे युद्ध में उसने गोरी से हार हो गई थी उनकी। तो उसने आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए आश्रित शासक बनने की अपेक्षा मृत्यु को प्राथमिकता दी थी।
राजविजय के लेखक जयानक के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने जीवन पर्यंत युद्धों के वातावरण में रहते हुए भी चौहान राज्य की प्रतिभा और साहित्य को सांस्कृतिक क्षेत्र से पुष्ट किया था। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आया, परंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि युद्ध के बाद चौहानों की शक्ति समाप्त हो गई थी। लगभग आगामी एक शताब्दी तक चौहानों की शाखाएं रणथंभौर, जालोर, हाड़ौती, नाडोल और चंद्रावती और आबू में शासन करती रही और राजपूत शक्ति की धुरी बनी रही थी। ये सारी इन्होंने दिल्ली सुल्तान की सत्ता का समय समय पर मुकाबला किया। शौर्य और अदम्य साहस का इन्होंने परिचय दिया था। पूर्व मध्यकाल में प्रभावों के बावजूद राजस्थान बौद्धिक उन्नति में नहीं पिछड़ा। चौहान व गुहिल शासक विद्वानों ने प्रशयदाता बने रहे, जिसमें जनता में शिक्षा एवं साहित्य प्रगति बिना अवरोध के होती रही। इसी तरह से निरंतर संघर्ष के वातावरण में वास्तुशिल्प पनपता रहा। इसी समूचे काल के सौंदर्य तथा आध्यात्मिक चेतना ने कलात्मक योजना को जीवित रखा। चित्तौड़, बाड़ोली, आबू के मंदिर इस कथन के क्या है परिमाण है। मध्यकालीन राजस्थान के कतिपय उज्ज्वल एवं गौरवशाली पक्ष कौन से थे, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल।